अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मोदी जी की बहुत ही जबरदस्त सी शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं। पुरानी मोदी जी जो है किस तरीके की बातें किया करते थे, कैसी इनके पास ग्रिप है अल्फाज की, तो उस हवाले से काफी जबरदस्त शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का अगर हमारे साथ एंजॉय करें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। So guys, let's start. Only one question to Modi ji. How many tickets did you give to Muslims in Gujarat? उन्होंने मुझे सवाल पूछा है कि आपने मुसलमानों को कितनी टिकट दी। अब मैं आपको पूछता हूं गुजरात में किसी समय कांग्रेस के 17 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे। 17। इस बार कांग्रेस ने सिर्फ 4 टिकट दी। No, more than that. Only 4. And again, Only 4 टिकट। Why? I've only asked you one question. क्योंकि आप 17 देते थे, 4 क्यों हो गए? क्योंकि आपको लगा कि जीतने के लिए ये आपका अरिथमेटिक बैठता नहीं है। आपको 17 से 4 क्यों जाना पड़ा भाई? अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये मोदी 2047 की बात क्यों करता है। 2047 में विकसित भारत बनेगा नहीं बनेगा किसने देखा? हम रहे या न रहे उसे हमारा लेना देना क्या है? अब देखिए ये सोच है और ये बड़े बड़े लोगों की सोच है, इनको मैं अपने शब्द नहीं बता रहा। साथियों, जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, अगर वो भी यही सोचते कि आजादी पता नहीं कब मिले, हम क्यों आज आजादी के लिए लाठी खाएं, तो सोचिए क्या उस सोच के साथ देश कभी आजाद हो पाता क्या? जब राष्ट्र प्रथम का भाव हो, जब देश हित सर्वोपरि हो, तो हर निर्णय देश के लिए होता, हर नीति देश के लिए बनती। हमें देश को विकसित बनाने के लिए निरंतर काम करना। 2047 तक हम रहे न रहे, लेकिन ये देश रहेगा, इस देश की संतानें रहेगी। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बढ़ेगी? आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। The Muslims live in your state. Can't they represent in the Vidhan Sabha or in the Parliament? अगर वो चुनाव जीत करके आएंगे, बैठेंगे। मेरी असेंबली में आज भी 4 मुस्लिम एमएलए हैं। आज भी मेरी असेंबली में 4 मुस्लिम एमएलए हैं। पर वो चारों कांग्रेस पार्टी के ना? इस पार्टी के हैं, मेरे राज्य के हैं भाई। This is what I'm saying is the politics of exclusion. मेरे राज्य के हैं। कैसे एक्सक्लूसिव? आज अभी देखिए, आपने राज्यसभा में कितने लोगों को दिया मुसलमानों को टिकट, इसके आधार पर तय होगा क्या? आपके कैबिनेट के अंदर कितने मुसलमानों को दे रहे हो, इसके आधार पर तय होगा क्या? ये सोच जो है ना, इसी के खिलाफ मेरा विरोध है। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ रहा है, वाई इंडियन मुस्लिम। मैं आपको पूछता हूं, आपने कितने पारसियों को टिकट दिया? गुजरात में पारसी कम्युनिटी है। आपने कितने सिखों को टिकट दिया? गुजरात में सिख कम्युनिटी है। आपने कितने ईसाइयों को टिकट दिया? गुजरात में ईसाई कम्युनिटी है। क्या इसी तरह देश चलाएंगे क्या? अगर पहले डिमांड नई सड़क की
थी तो सड़क बनने के बाद लोग पूछते थे मेट्रो कब आएगी। पहले अपेक्षा होती थी कि ट्रेन समय पर पहुंच जाए, ट्रेन में बैठने की साफ सुथरी जगह मिल जाए। आज डिमांड है कि हमारे रूट पर वंदे भारत क्यों नहीं चल रही, लेकिन लोग आखिरकार ये अपेक्षा किसके पास करेंगे? जो करना है उससे पास करेंगे ना। सामान्य लोग भी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है कि जरा मोदी जी हो जाना चाहिए, होना चाहिए, कहते रहते ना। उनको भरोसा है करेगा तो यही करेगा। Working together in our voices that is more than 1 + 1 equals 2. ऐसा रहते आपने सही कहा, एक के पास एक है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए 1 एक के बगल में 1 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में 1 11 हो रहा है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मैं इजराइल जा रहा था तो सभी ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, जो इस दुनिया में बड़े हुए हैं, मुझे एडवाइस करते थे कि साहब इजराइल जाते हैं तो पैलेस्टाइन जाना ही चाहिए। भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ यही है कि अगर आप हनुमान जी के मंदिर गए तो शाम को इफ्तार पार्टी करनी पड़ेगी। ये ऐसी साइकी बनी हुई है जी। तो मैंने सोचा भाई मैं स्टैंड अलोन यात्रा करूंगा, इजराइल से अकेला जाऊंगा, इजराइल से वापस आऊंगा, मैं पैलेस्टाइन नहीं जाऊंगा। और देश की आजादी के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री था जो इजराइल गया, शान से कार्यक्रम किए, तब वापिस आया। कहते साहब चुनाव सभा तो ठीक है, लेकिन आप बांग्लादेशियों के लिए जरूर बोलिए। साहब ये तो आप बोल के ही जाइए। हम तो बोले यही सुनने आए हैं। पूरा गांव का गांव मुझे कहने आता था कि आप बांग्लादेशियों का बताइए साहब, हम बांग्लादेशियों से परेशान हैं। पूरा गांव बोलता था। तो मैंने वहां की जनसभा में कहा, मैंने कहा देखो भाई, आसाम के पड़ोस में बांग्लादेश है और गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है। मेरी भी हालत आपके जैसी है। वो आपके पड़ोस में है, मेरे पड़ोस में ये बैठे हैं। मैंने कहा लेकिन फर्क थोड़ा सा है, आप उनके से कारण परेशान हो, वो मेरे कारण परेशान है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। आपके जो विरोधी है, एक पॉइंट हमेशा कहते हैं मोदी जी कि नरेंद्र मोदी व्यक्ति पूजा की बात करते हैं। यू वांट एवरीवन टू टॉक अबाउट, हैव यू आइडेंटिफाइड मोदी विद गुजरात, एनीथिंग दैट हैपेंस इन गुजरात? अगर हर चीज के लिए मुझे गालियां इतनी न पड़ती तो शायद ये परिस्थिति पैदा ना होती, क्योंकि गालियां इतनी दे दी आपने, इसलिए अच्छाइयां भी वहां आइडेंटिफाई होती है। दोनों चीजें उचित नहीं है, ये मेरा मत है।
दोनों चीज होती है। आप एक व्यक्ति को टारगेट करके उतनी गालियां भी मत दो और एक व्यक्ति को टारगेट करके उतनी क्रेडिट भी मत दो। अब ये बैलेंस आपसे संभव नहीं है, क्योंकि आपको अपना चैनल चलाना है। नहीं सर, चैनल का नहीं सर। डू यू बिलीव दैट यू कैन बिल्ड सिस्टम्स लाइक दिस? अगर मैं इवनिंग कॉर्ड करता हूँ, इज इट नॉट अ सिस्टम? अगर मैं ज्योतिग्राम करता हूँ, इज इट नॉट अ सिस्टम? अगर मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए 700 लोगों को लेकर गांव में जाता हूँ, इज इट नॉट अ सिस्टम? अगर आपको पूरा समझने का समय नहीं है, आपको एक चलती का नाम गाड़ी लिखने की आदत है, अब उसको जवाब देता मैं कहाँ टाइम बिगाड़ूंगा भैया? आप अपना काम कीजिए, हम हमारा काम करेंगे। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You are arrogant. अगर ये चार्ज मेरे सामने कहा जाता है, उसका मतलब कि एरोगेंस होता तो शायद कोई हिम्मत नहीं करता। आपके सामने कह नहीं पाते ना, इसलिए तो डर लगता है हमको। वही तो मैं कह रहा हूं, पब्लिक में कहते हैं जाकर। वही तो मैं कहता हूं। तो आप एरोगेंट नहीं है। देखिए, अगर कोई दुनिया में ये कहता है कि मैं एरोगेंट नहीं हूं, तो वो सबसे बड़ा एरोगेंट है। अच्छा, दूसरा चार्ज आप कहते हैं यू आर रैंक कम्युनलिस्ट, आप सांप्रदायिकवादी हैं, एंटी मुस्लिम हैं। मैं हिंदुत्व के प्रति अपार आस्था रखता हूं। मैं मानता हूं हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व ही है जो सबको जोड़ सकता है। और आज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म जिस प्रकार से दुनिया को, मानवता को ग्रस्त कर रहा है, ऐसे समय सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखने वाला हिंदुत्व, उसको सही मायने में पहचानेंगे तो हम मानव जात की सेवा करेंगे। तो इसलिए आप इस कम्युनल राइफ को यूज करके, स्ट्राइफ को यूज करके, झगड़े को यूज करके, आई एम अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप यूज करके आपका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय नेता बनना, प्रधानमंत्री के सपने आप देखिए। गोधरा के बाद, गोधरा को यूज कर रहे हैं आप नेशनल लीडर बनाने के लिए। गोधरा के बाद 6 महीने के बाद अक्षरधाम हुआ था। 40 हिंदू लोगों को मंदिर के अंदर मौत के घाट उतार गया गया। उसके बाद भी यही गुजरात है जिसने शांति रखी थी, एक कंकर तक कहीं फेंका नहीं था। ये भी गुजरात की पहचान थी। और तब भी वही मुख्यमंत्री थे जिस पर आप इतना आरोप मढ़ते रहते। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? आपको लगता है ठीक किया, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी लोग हैं, उनको लगता है ठीक नहीं किया। उनका कहना है आतंकवाद, राष्ट्र की रक्षा ये मुद्दा ही नहीं है। अरे मेरे वीर बेटे तिरंगा लपेट करके घर आ रहे हैं और तुम कह रहे हो मुद्दा नहीं है। कब तक मैं देश के वीर बेटों को मरने दूंगा? तो 92 में मैं वहां गया था, तो क्लिंटन के चुनाव के बाद गया। रोमन रेफल के साथ मेरी मीटिंग थी, मैं चला गया। 15 मिनट का समय तय हुआ था, लेकिन हमारी बातचीत कोई 2.5 घंटे चली और विषय निकला हिंदुस्तान के आतंकवाद का। मित्रों, में 2.5 घंटे तक इस महिला को अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी, जो बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, 2.5 घंटे को उसको आतंकवाद समझाता रहा। वो मुझे कहती है कि नहीं ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं पंजाब समझाता तो बोले तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं कश्मीर समझाता, बोले तो आपका लॉ एंड प्रॉब्लम, यू विल हैव टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। इसमें पाकिस्तान कहां आता है, अमेरिका कहां आता है? पता नहीं उसके दिमाग में क्या भरा था। मित्रों, इत्तेफाक से 2003 में मेरा जाना हुआ, तो 2003 में मैंने उनको ऐसे ही चिट्ठी लिखी थी कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि वो मेरी प्राइवेट विजिट थी, कोई गवर्नमेंट विजिट नहीं थी। तो उन्होंने कहा सामने से संदेश आया कि मुझे खास आपसे मिलना है। तो मैं चला गया। इस बार हालत अलग थे। इस बार वो मुझे आतंकवाद समझा रही थी, और कारण यह था कि ट्रेड सेंटर में बम फूटा था। ट्रेड सेंटर में जब तक बम नहीं फूटा था,
तब तक अमेरिका को आतंकवाद समझ नहीं आया था मित्रों। जब ट्रेड सेंटर पे बम फूटा तब उनको आतंकवाद समझ में आया, और तब वो मुझसे समझने की कोशिश कर रही थी कि जरा मुझे बताइए आतंकवाद के किस किस रूप को आप जानते हो। And please join with me in welcoming my friend, Prime Minister Narendra Modi. झूठ बोल रहे हैं आप, मेहरबानी कीजिए, ये भाषा ठीक नहीं आपकी। आपको बुरा लगे भला लगे और आप चाहो कि मैं आपसे दब जाऊं तो होने वाला नहीं है। आप चाहो मुझे नोच लो, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। हाँ, 2007 में जब दोबारा यूपीए बना और उन्होंने षड्यंत्र करके कोर्ट कचहरियों में सुप्रीम कोर्ट तक मुझे घसीट के, फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र करना चाहिए। आज तक हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री को 9 घंटे किसी पुलिस वाले ने ग्रिल किया है? ये मुख्यमंत्री है जिसको 9 घंटे तक पुलिस अफसरों ने ग्रिल किया था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखा था। ये सब कसौटियों से निकला हूं और आगे भी हर कसौटी के लिए तैयार हूं, लेकिन झूठ और राजनीतिक इरादों को सरेंडर कोई करे तो मोदी होने वाला नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। बहुत ही जी जबरदस्त लगा मोदी जी को सुना। मोदी जी की कुछ वीडियोस बहुत अरसा पहले की हैं और कुछ वीडियोस जो है हालिया दिनों के भी हैं, और मोदी जी का कह सकते हैं कि हमें पता चलता है कि इनका कह सकते हैं कि इस सियासत में आए किस तरीके का बिहेवियर रहा। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी टिप्पणियां इनके ऊपर हुई तो इन्होंने किस तरीके से काउंटर जवाब दिए, किस तरीके से हैंडल किया। देखें कि कोई बंदा भी अगर एक ऐसे पाकिस्तान या इंडिया जैसे मुल्क में हो जिसमें आतंक हो, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्थिति बुरी हो, वहां के मुल्क के जो पीएम होते हैं या जो हुक्मरान होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा टफ टाइम होता है। वो कोई भी एक्शन लेंगे तो उनके अपोजिशन वाले हों या उनके अपने हों तो वो अजीबो गरीब, क्योंकि अपनों में भी ऐसे होते हैं ना जो नंबर काटने में लगे होते हैं, और अपोजिशन वाले तो होते ही इसी वजह से हैं कि उनका तो काम ही ये होता है कि उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल उठाने हैं कि जनता के अंदर जो है वो ऐसा क्रोश पैदा किया जाए या जनता को इस तरीके से मुखालफ किया जाए कि वोट बैंकिंग अपनी तरफ की जाए। तो ये मोदी जी के ऊपर हम ये वीडियो लाने का मकसद है कि मोदी जी की जिंदगी के हवाले से समझा जाए कि इन्होंने कितनी कंट्रोवर्सी जो है उसको हैंडल किया, कैसे कैसे मीडिया के सामने आकर जो है अपनी बात रखी। यकीन करें एक बात बड़ी खास है, मोदी जी जो है कोई बात करते हैं डरते नहीं है, झिझकते नहीं है, बात खुले दिल के साथ सामने रखते हैं। जैसे इनके साथ इन्होंने बीच में कहा कि जो गुजरात में जो एक बहुत बड़े दंगे हुए थे उसके बाद अगर देखा जाए जो इनके ऊपर सिचुएशन आई थी, 9 घंटे तक इनकी वीडियो बनी और एजेंसियों ने तहकीक की कि किस हवाले से भी जो है मोदी जी को जो है इसमें घसीट के लाया जाए कि इनके कहने पे ये सब कुछ हुआ। देखें कि इन्होंने कितना जबरदस्त इन्हें जवाब दिया और देखा और कहा कि मैं मुख्यमंत्री था अपने एरिया का, देख लें मैंने 9 घंटे तक जो है ऐसी सिचुएशन में देखें कि किसी मुख्यमंत्री को ऐसे सामने नहीं लाया जाता, पर एजेंसियां और सुप्रीम कोर्ट ये है कि चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से इनकी सिचुएशन को हैंडल समझा जाए कि किस तरीके से कहीं ना कहीं ये इस स्थिति में मतलब फंस जाए।
क्योंकि ये होता है ना, कैमरे की मदद से यहाँ जो वीडियो बनती है ना, इसमें से कोई ना कोई क्लू पॉइंट वो उन्होंने निकालने होते हैं उन्होंने, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको दोषी ठहराया जाए। पर मोदी जी कहीं ना कहीं जो हाथ है या नहीं है, मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियोस मैंने भी देखी हैं। बाकी मेन बात ये आती है कि उस 9 घंटे की कह सकते हैं कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई, उससे भी मोदी जी ने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसा मुंह से शब्द नहीं निकाला जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट दोषी ठहरा सकता। और देखा जाए तो ये स्थिति होती है किसी भी अगर दंगे में, अगर देखा जाए तो जो बड़े होते हैं उनके ऊपर ऐसे सवाल तो उठाए जाते हैं, मोदी जी उन सवालों का भी काउंटर जवाब देते हुए बिल्कुल नहीं झिझकते। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो है, हमारे इसी दंगे के बाद एक और दंगा जो हुआ था, 40 लोग हमारे जो है उसमें भी घायल हुए थे, हमने उसके बाद भी सिचुएशन को हैंडल किया और कोई भी ऐसी स्थिति तैयार नहीं की जिसकी वजह से आगे हालात जो है गंभीर होते। तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई अगर देखा जाए तो हिंदू लोगों ने बहुत ज्यादा सब्र किए। बहुत सारे हालात इंडिया में इस लेवल के बने हैं कि हिंदुओं लोगों के ऊपर आजमाइशें आई। अगर इंडिया पाकिस्तान की ही मतलब स्थिति को देख लें तो इसमें भी बड़ी आई। अगर इससे पीछे भी चले जाएं, गौरी, गजनवी, अब्दाली बहुत ज्यादा जो है यहाँ आए, तो हिंदू लोगों ने देख लें कि सबर जो है उसका दामन जो हाथ से नहीं छोड़ा और ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि वक्त गुजारे। आज देख लें कि हिंदू लोग यहाँ मौजूद हैं, वो जो आए थे वो आए, इन्होंने आक्रमण किए, इन्होंने जुल्म किया, यहाँ जुल्म के पहाड़ आए, वो सारे आज खत्म हो चुके हैं। हिंदू लोग यहाँ मौजूद हैं और ये जो सिचुएशन यहाँ जो भी बनी थी उसको सबको ये पार करते हुए आज हिंदू लोग यहाँ अपनी स्वेच जी रहे हैं। तो ये चीजें हैं, ये चीजें सिखाती हैं। इसके साथ अगर देखा जाए तो ये भी चीज सीखने के लिए मिलती है जो मोदी जी ने बीच में बात की है कि बहुत सारे धर्म मजहब यहाँ पाए जाते हैं। अगर मैं देखूं तो इनकी बात बड़ी ऑथेंटिक है कि आज जोड़ने वाला कोई अगर मजहब और धर्म है, इस हवाले से अगर समझा जाए, बहुत सारे धर्मों और मजहबों के ऊपर मेरी भी अपनी भी ये कह सकते हैं कि सोच विचार है। देखा जाए तो मैं मुस्लिम को भी अगर ले लूं तो मुस्लिम के अंदर इतने फिरके और इतनी अजीबोगरीब स्थिति बन चुकी है, ये खुद आपस में ही इकट्ठा बैठने के लिए तैयार नहीं है। और मोदी जी का फिर ये कहना है कि हम हिंदू जो है, हिंदुत्व अगर जो है कहीं ना कहीं आज अगर रिप्रेजेंट करे, आगे बढ़े और दुनिया को लेके चले, तो हिंदुत्व में कहते हैं कि मोदी जी का, ये मैं कोट कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है इस दुनिया को बेहतर तरीके से लेके आ सकते हैं। तो इसी वजह से अगर देखा जाए जब ये पीएम बने हैं तो पीएम बनने के बाद कहीं ना कहीं इनकी ये स्थिति है, ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं विश्व गुरु में इंडिया बने और दुनिया को रिप्रेजेंट इंडिया करे। इसी वजह से कि इनका जो नजरिया है या जिस तरीके से अगर देखा जाए इंडिया में माहौल जो मोदी जी यहाँ कह लो कि बीजेपी सरकार ने बनाया हुआ है, सभी को साथ लेके चलते हैं। इख्तलाफात भी बहुत सारे हैं, देखें कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, इख्तलाफात होंगे, मसाइल होंगे, उसमें भी सभी को लेके चलना, सभी के साथ एक कह लो कि व्यवहार लेके चलना, ये छोटी सी बात नहीं होती। तो इसी वजह से इंडिया अपने आप को समझता है, मोदी जी समझते हैं कि इंडिया ही वो कंट्री है जो इस दुनिया की सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, दुनिया को संभाल सकता है, दुनिया को अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकता है। तो मोदी जी की जो स्पीचेस हैं बड़ी जबरदस्त हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बात कैसे करी जाए, किस सिचुएशन में स्थिति जितनी भी गंभीर आ जाए तो कितना कह लो कि अपने आप को कूल माइंड रख के जवाब देना है और जवाब ऑथेंटिक भी देना है। और आपके अंदर वो चीज भी होनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशन से भी पता चलना चाहिए कि बंदा जो है ना डरा हुआ है, ना झिझका हुआ है। तो वो सारी चीजें इनकी इन वीडियोस में हमें देखने के लिए मिलती है। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो स्पीच देते हैं और बड़ी अच्छी इनके कह लें कि अंदाज होते हैं और बड़ी समझदारी से जवाब दे रहे होते हैं। पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से इन्होंने बातें की, इन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान से कहा है जी कि देखें दहशतगर्दी जो है उसके ऊपर भी किसी तरीके से कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं। जब उन्होंने नहीं सुनी, मैं लाहौर भी गया हूँ, फिर लाहौर होके भी आया हूँ, सारा कुछ मैंने देखा भी है। फिर मैंने कहा अच्छा चलो ऐसे नहीं मानते तो ठीक है। फिर वही डायलॉग इनका आ जाता है कि रोटी खाओ और जीने दो और जियो, नहीं तो मेरी गोली तो है। फिर इन्होंने कहा गोली का जवाब जो है ना वो हम गोले से देंगे। तो इस तरह की बातें अगर इन्होंने की हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि हालात इस कदर पैदा हुए। क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से बेशुमार दफा दोस्ती करने की कोशिश की गई है और इंडिया यही चाहता था कि जो होना था सो हुआ। अब मिलजुल कर दोनों मुल्क जो हैं वो तरक्की करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज जो हैं उनमें कुछ इस तरह से फर्क आया है कि हालात जो हैं वो उस तरह से ठीक ना हो सके। और आज स्थिति ये बन चुकी है कि इंडिया जो है वो हमारे साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अब मोदी ने कहा कि भाई नहीं, अब कोई बातचीत आप लोगों के साथ नहीं करेंगे और आपको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उसके बाद विदेशों का इन्होंने दौरा किया और विदेशों में जिस तरह से इनके नाम की चर्चा हुई और इनकी तारीफें हुई हैं जी, इनकी तरक्की जो है वो नजर आ रही है और किस तरह से
अपने देश को इन्होंने तरक्की दी है वो भी नजर आता है। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त लगा। मोदी जी कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री में जो गए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया, जो न्यूजीलैंड, जो इनके बड़े बड़े कह लो कि ताकतवर जो देश हैं, कह सकते हैं कि तरक्की याफ्ता देश हैं, जिस तरीके से उन्होंने मोदी जी का वेलकम किया है, जिस तरीके से एक प्रॉपरी वाला जो कह सकते हैं कि वहाँ माहौल जो नजर आया है, तो ये नजर आता है कि इंडिया और कह सकते हैं कि इनके हुक्मरान बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।